लोगों की क्लास चल रही थी कंटिन्यूटी में, आज लास्ट क्लास। अच्छी बात है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा और आप लोगों का टाइम नहीं लिया जाता। अब बताइए, जो परसों आप लोगों के सामने टॉपिक रखा, गुड पेरेंटिंग और गुड टीचिंग, ये कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं आया? स्वामी विवेकानंद का नाम सबने सुना है। एक बार उनसे पूछा कि बच्चे की शिक्षा कब शुरू होनी चाहिए? बताओ आप, कब शुरू होनी चाहिए? जब वो गर्भ में 4.5 महीने का है, तब से ही गर्भ संस्कार, इसका हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी उल्लेख है। माता को ऐसा वातावरण, उसके विचार, उसका सोचना, उसका बोलना, ये तीनों, अब देखिए सोचने बोलने के लिए घर का वातावरण, घर में लगे हुए चित्र, उन सब बातों का मानसिकता पे असर पड़ता है। और अगर खाने पीने में माताएं उस समय कुछ और ढूंढते चले, लड़ने झगड़ने में ज़्यादा रहे, तो बच्चे के जो गर्भ में है उसके संस्कारों में विपरीत असर पड़ेगा ना, पड़ेगा ना। तो आपने तो ये बताया, और सामान्यतः पहले ये कहा जाता था कि बच्चा जब पहला सांस लेता है तो उसकी शिक्षा शुरू और अंतिम सांस तक चलती है, ऐसा वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट ने ऐसा बोला। मगर जो मैं कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद ने जो आंसर दिया, उन्होंने ये दिया कि बच्चे की शिक्षा उसके जन्म से 20 वर्ष पहले शुरू हो जानी चाहिए। क्या मतलब है इसका? सर, पहले से जो पेरेंटिंग वाली स्किल्स होती है वो आ जाना। बात समझ में आई? यानी जो जन्म लेने वाला बच्चा है, उसके भावी माता पिता जब 4 या 5 साल के हैं, यानी वो क्लास 1 के या केजी के स्टूडेंट हैं, जब से उनके होने वाली जो संतान है उसकी पढ़ाई का वातावरण शुरू हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों के सामने ये गुड पेरेंटिंग इसलिए रखा जा रहा है कि आप बड़े होंगे, किसी व्यवसाय में जाएंगे, कहीं कोई सर्विस ढूंढेंगे, आपकी योग्यता ऐसी हो कि आप सर्विस कर सकें, और परिवार में भी आपको परिवार की व्यवस्था में भी रहना है। परिवार के लोग भी चाहेंगे एक आयु में आप लोगों की शादी भी हो, और फिर शादी होगी तो परिवार बढ़ेगा, बच्चे भी होंगे। तो ये सारी आप लोगों की समझ ऐसी होनी चाहिए। इसलिए गुड पेरेंटिंग और गुड टीचिंग का कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है। क्लियर? इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बच्चे की शिक्षा उसके जन्म से 20 वर्ष पहले शुरू हो जानी चाहिए। अब जितना आपके सामने विषय रखा गया था, उसमें इसमें हमने 4 वो बताए थे। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये तीसरा है। चौथा है डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन का क्या अर्थ है? अनुशासन। अब देखिए, जिस बच्चे के जन्म से लेकर 3 वर्ष तक ये इमिटेट यानी अनुसरण की प्रक्रिया सही ढंग से हुई है, परिवार में माता पिता के साथ में रहते हुए बच्चे पर कोई दबाव प्रभाव नहीं, एक स्वभाव नेचुरल वातावरण के साथ उसको एजुकेट किया गया है, और फिर उसको फॉलोइंग का जो टाइम है 3 से 5 साल की आयु का, उसमें भी उसको अच्छा वातावरण मिला है जिससे उसमें न्याय के साथ रहने की क्षमता बढ़ी है। ठीक है, सही चीज को समझने की उसकी जो जिज्ञासा थी, प्रवृत्ति थी, उसको कहीं कुछ अच्छे वातावरण से सहयोग मिला है। ऐसे ही उसका जो आज्ञा पालन का समय है 5 से 10 वर्ष का, उस आयु में उसको सही आज्ञाएं मिली है, उसका मन अच्छा रहा है, भाग भाग के उमंग के साथ उसने सबकी आज्ञाएं सुनी है, परिवार ने सबका कहना माना है, तो वो बच्चा इस आयु में 10 से लेकर 13 वर्ष तक अनुशासन में रहेगा या नहीं? रहेगा। और इस एज को बोला है, ये लगभग 6वीं से 8वीं क्लास तक का टाइम है, ये जो है अनुशासन का। और प्यारे बच्चों, इस अनुशासन का बीज यहाँ है, यहीं से इन चीजों का विस्तार होते होते ये क्रम है, तो इसे बोलते हैं अनुशासन। अनुशासन को, अच्छा, ये आगे होना क्या है कि ऐसी एजुकेशन मिले, ऐसा वातावरण मिले कि उसमें न्याय देने की क्षमता विकसित हो, वो अवसर आने पर न्याय दे सके। ठीक है, वो सत्य को समझ जाए, सत्य क्या है। सत्य तो जो नोइंग है यूनिवर्सल है, सत्य के साथ उसकी थिंकिंग कैसी हो, ग्लोबल हो, और उसका जो एक्ट हो वो लोकल हो। इसीलिए जो एक्ट है, सही व्यवहार कार्य है, वो अपने संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ, टीचर के साथ या और संस्थानों में वो सही व्यवहार कार्य करे, जिससे प्रकृति भी प्रॉस्पेरस हो, समृद्ध हो, और वो भी प्रॉस्पेरस हो, यानी उसको भी अपनी जरूरत की चीजें अपनी जरूरत से ज्यादा उपलब्ध होती रहे और प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े। ये बात समझ में आ रही है? प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि चीजें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, जल्दी से जल्दी, कम से कम वेस्टेज, और वातावरण का, प्रकृति का हार्मोनी ब्रेक करना ज्यादा हो रहा है। ऐसा हो रहा है या नहीं? हो रहा है या नहीं? और इसको शिक्षित लोग ज्यादा कर रहे हैं, अशिक्षित ज्यादा कर रहे हैं? बताइए। शिक्षित ज्यादा कर रहे हैं। तो शिक्षित लोगों में अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब से 50 साल पहले इतने स्कूल नहीं थे, इतने कॉलेज नहीं थे, इतनी यूनिवर्सिटी नहीं थी। कहीं छोटे मोटे गांव में सरकारी स्कूल हुआ करते थे। हम भी 8वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और टीचर कैसे कितने पढ़े हुए थे और वातावरण कैसा था। आज तो बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, कैंपस, इंस्टीट्यूशन, उसमें कितनी फैसिलिटी, एसी क्लासरूम, एसी बसें, घर में भी एसी, स्कूल में भी एसी, रास्ते में एसी कार, एसी बस, सुविधाओं की तो कोई कमी नहीं रही ना।
आदमी ने सुखी होने के लिए सुविधाओं का अंबार लगा लिया, क्योंकि उसने जो प्रकृति है, जो जड़ है, मैटेरियल वर्ल्ड है, इसके नियम को समझ लिया। परंतु क्या इससे आदमी का आदमी के साथ जो संबंध है उसमें हार्मनी रही? उसमें नहीं रही। आज परिवारों में हालत ये है कि एक पति पत्नी में आपस में तनाव है। अब तो आने वाले टाइम में 18 साल की आयु के लगभग बच्चे हैं, कुछ हो जाएंगे, कुछ उसके नजदीक हैं, तो ये बातें आपसे की जा सकती हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पति पत्नी में तनाव आज के वातावरण में घट रही है, बढ़ रही है? बढ़ रहे हैं। अब बताइए, पति पत्नी में टेंशन है, एसी का हम टेम्परेचर कितना करें कि उनके संबंध नॉर्मल हो जाएं? भाई कमरे का टेम्परेचर आप नॉर्मल करने के लिए उसको आप 16 में कर लो, 24 में कर लो, 30 में कर लो, 32 में कर लो, कर सकते हैं ना? पर क्या ऐसा भी कोई एसी का सिस्टम है कि दोनों में तनाव है, झगड़े हैं और दोनों एक ही बेड पर सो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो रहे हैं, स्नेहपूर्वक बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो हम एसी को कितने वॉल्यूम पर चलाएं, किस टेम्परेचर पर सेट करें? बताइए भाई। जब से जितनी सुविधाएं बढ़ी है, आदमी का आदमी के साथ रहने का क्या सलीका आया है? आदमी को आदमी के साथ न्यायपूर्वक, लेकिन न्याय तब होता है जब संबंध की सही पहचान होती है। इसीलिए आप लोगों के सामने शुरू में रखा था, जो भी गोल पाया जाएगा उसको संबंधों से ही स्वीकृत प्राप्त किया जाएगा। तो संबंधों की पहचान कितनी जरूरी है, और संबंधों की पहचान होने पर क्या होता है? जो हमारी अपेक्षाएं हैं, एक्सेप्टेशन है, एक्सपेक्टेशन है, वो अपने आप फुलफिल होती है। अपने आप होती है नहीं। दो अच्छे दोस्त साथ जा रहे हैं, एक दोस्त का कहीं एकदम से पैर गड्ढे में पड़ गया, वो आगे, दूसरा दोस्त क्या करता है? तुरंत हेल्प करेगा ना, क्योंकि दोस्ती है और स्वीकार किया है। भाई किसी पर भी संकट आ जाए, हम इंसान हैं, दूसरे इंसान की मदद करने का भाव अपने आप आता है। एक छोटा 5-6 महीने का बच्चा या 8 महीने का बच्चा फर्श पर चल रहा है घुटनों से, और बड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो किसी बड़े को देखकर क्या मन में आता है? बच्चे को उठा के गोदी में ले ले, सबका मन करता है ना। तो आदमी का आदमी के साथ ये स्वाभाविक संबंध है। अब बताइए, एक उदाहरण मैं देता हूँ कि आप जा रहे हैं, रास्ते में हैं, अकेले हैं, मन में कुछ सोचते हुए जा रहे हैं किनारे पर, और कोई पीछे से आके एकदम से ऐसे मार देता है जोर से, बिना मुड़े देखे गुस्सा आएगा ना। गुस्से में आप हो सकता है कुछ बोल भी दें, उल्टा सीधा भी बोल दें, कोई मुंह से गाली भी निकल जाए, ये भी हो सकता है। और यदि वो पीछे मुड़कर देखा वो कमजोर है, तो उसमें एक आध थप्पड़ भी मार देंगे, गाली भी दे देंगे, और लगा कि वो कोई आपसे बड़ा है, ताकतवर है, तो फिर मार देंगे क्या? फिर सोचेंगे ना, गुस्सा तो आएगा, उस गुस्से को दबा जाएंगे। फिर तो ये तुमने क्यों मारा? मैंने कुछ कहा तो नहीं ना तुम्हें, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी उसको नैतिक शिक्षा देंगे, शारीरिक शिक्षा नहीं देंगे, और अपने से कमजोर है तो शारीरिक शिक्षा देके भी समझा देंगे। और यदि किसी ने पीछे से मार दिया और गुस्सा बहुत आया और पीछे मुड़कर देखा और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, फिर गुस्सा रहेगा क्या? नहीं। फिर गुस्सा क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि फिर ये संबंध की स्वीकृति हो गई, अरे हमारा दोस्त है,
इसने तो मजाक में खुशी ने ऐसे ही मार दिया है, गुस्सा गायब। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही संबंध की स्वीकृति होती है, जो मूल्य है एक दूसरे के साथ निर्वाह किया जाता है, वो अपने आप बहने लगता है, अपने आप स्वाभाविक रूप से डिलीवर होता है और उससे म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है। तो इसे बोलते हैं मूल्यों की डिलीवरी। और ये ऐसे होती है जैसे पानी ढलान की ओर बहता है। ऐसा होती है या नहीं होती है? जोर से बोलिए। संबंध की स्वीकृति होने पर मूल्यों का निर्वाह ऐसे ही होता है जैसे ढलान की ओर से पानी बहता है। बस। तो आपको संबंधों की बात बहुत बताई जा रही है और संबंधों में जो मूल्य हैं उनके लिए टाइम नहीं है बताने का, वरना वो और इंटरेस्टिंग मामला है, पर आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे उसके लिए। अब हम इसी के लिए टाइम लेंगे और थोड़ा सा इसमें सही होने पर ये हो रहा है, गलत होने पर क्या होता है, अब थोड़ा सा इसको और खोलेंगे यार। सही संस्कार मिले हैं, वातावरण मिला है, तो भाव और विचार सही होंगे, एजुकेशन फिर ऐसी होगी। और यदि सही नहीं मिले हैं तो फिर क्या क्या होता है, इस टाइम से फर्क पड़ता है, यहाँ से अंतर आता है। यहाँ बहुत ज्यादा अंतर तो आता है, यहाँ भी बच्चा अनसुना और जिद्दी हो सकता है। कुछ छोटे बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, या बहुत जल्दी वो जानते नहीं है, उन्होंने वातावरण में गाली सुन ली, उस गाली का वो अर्थ नहीं जानते, वैसी गाली बोल देते हैं। तो ये इतना तक कॉपी करने से फॉलोइंग में इतना हो जाता है, तो इतना सब बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ले लें, आज्ञा पालन से यहाँ से लेते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर ये हो जाता है सेल्फ सेंटर्ड। इसे बोलते हैं मनमानी करने वाला। समझ में आया? यानी जो उसके मन को ठीक लगता है वैसा करने लगता है, आत्म केंद्रित या सेल्फ सेंटर्ड। यहाँ करता जरूर है मगर उसकी बहुत समझ नहीं होती है, यहाँ कुछ समझ भी हो जाती है, इसीलिए जिनसे सही आज्ञा मिलेगी बच्चा उनके सामने जाने से बचने लगता है। तो ये स्थिति है द्रोह की। ये दोनों शामिल हैं इसमें, आज्ञा पालन का भी, अनुशासन का भी। द्रोह को कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड ही कह सकते हैं इंग्लिश में, यानी विरोध का भाव है पर विरोध को व्यक्त नहीं करता, एक्सप्रेशन नहीं करता। समझ गए ना? भाव विरोध का है मगर उसको एक्सप्रेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? शरीर से छोटे हैं, पिटने का डर है, इसीलिए
मन में द्रोह है, गुस्सा है, सेल्फ सेंटर्ड है, मनमानी करेंगे, आज्ञा देने वाले से बचेंगे। गलत होने पर यह होता है। और इससे भी ज्यादा का समय आगे का ये है 13 से 19 साल का। अगर सब कुछ ठीक है तो ये हो जाएगा स्वानुशासन। अपने आप अच्छे मित्र बनाएगा, अपने से अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करेगा। करते ये भी है, अगर मान लो ये अपराध की तरफ सोच रहे हैं, गलत लाइन की तरफ सोच रहे हैं, तो अपने से बड़े खराब आदमियों से दोस्ती करेंगे। यहाँ अच्छे हैं तो अपने से अच्छे के साथ दोस्ती करेंगे। पढ़ने में अच्छे हैं तो अपने से भी और अच्छे स्टूडेंट के साथ दोस्ती करेंगे। इसको बोलते हैं स्वानुशासन। तो सेल्फ डिसिप्लिन्ड, क्लियर। और यहाँ ये 13 से 19 साल की उम्र में ये द्रोह बदलकर हो जाता है विद्रोह में। इसे बोलते हैं रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब समझ गए। अब शारीरिक रूप से भी विरोध कर देगा। 13 से 19 साल का बच्चा यहाँ धीरे धीरे 8वीं क्लास तक आते आते 5वीं क्लास से वो मम्मी को नकारने लगता है। 8वीं तक आते आते नकार देता है। 10 साल यानी 9वीं 10वीं में करते करते अपने पापा से भी बचने की कोशिश करने लगता है, उसको भी नकारने लगता है। और इस एज में वो बच्चा 12th पास कर लेता है। फिर उसको ये लगता है कि टीचर भी बहुत काबिल नहीं है, ये भी इंटरनेट से गूगल से देखकर ही पढ़ा रहे हैं, बुक्स में जो कुछ है उसको पढ़कर आते हैं, हमारे सामने रख देते हैं, ये भी कोई बहुत योग्य नहीं है। वो ये समझता है कि मैं ठीक हूँ और ये सब बाकी बेकार है। ये भाव आने लगता है, इसी को रिवोल्ट बोला है। इसीलिए धीरे धीरे जैसे ही ये खराब होता है, अनुशासन स्वानुशासन टूटते हैं। यहाँ बच्चा द्रोह में था, यानी विरोध तो था पर उसे व्यक्त नहीं करता था, यहाँ व्यक्त करने लगता है। बच्चा जिद करने लगता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ऐसा बच्चा बोल देता है। अगर मम्मी पापा लड़ते हैं, मम्मी पापा अलग अलग रहते हैं, तो बच्चा कहीं अलग और हॉस्टल में या उसमें रहने लगता है। और हॉस्टल में उसके पेरेंट्स टाइम पर खर्चा पहुंचाते रहें, इतनी ही बच्चा उम्मीद करता है। और बच्चा यहाँ तक उम्मीद करता है कि मेरा जो खर्चा है मुझे देते रहो, मुझे फालतू का ज्ञान मत दो, क्योंकि पता है तुम कितने ज्ञानी हो। अगर ज्ञानी होते तो तुम्हारे ऐसे संबंध होते। तो प्यारे बच्चों, जहाँ हॉस्टल वाले स्कूल हैं, वहाँ के बच्चों में मामला इतना है, लगभग 70-80% बच्चे या तो व्यापारी वर्ग के हैं या ऑफिसर रैंक में पति पत्नी दोनों हैं। और उनमें से 60% ऐसे हैं जिनके रिलेशन में हार्मनी नहीं है, पैसा है तो वो बच्चे से मिलने जाते भी हैं, कभी महीने में हॉस्टल में जाकर मिलते भी हैं। तो बच्चे को समझाते भी हैं, बच्चे को चाहते भी हैं दोनों के साथ रहे। कई बार उनके कोई मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं, कोर्ट से परमिशन मिलती है कि भाई आप हफ्ते में या महीने में एक बार मिल सकते हो हॉस्टल में जाके बच्चे से। कभी मदर को कभी फादर को, मामला कोर्ट तक के उसमें पहुंच गया है। और बच्चा विद्रोह की भूमिका में है। बच्चा जिससे पैसा मिलता है उसकी सुनेगा,
और उसकी भी इतनी सुनेगा कि उसको पैसा मिलता रहे। अगर वो बहुत ज्ञान देगा तो फिर बच्चे देखते हैं, ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे गांव से आए हैं, उन्होंने बाहर का वातावरण नहीं देखा है, गांव के स्कूल में ही पढ़े हैं और उन्होंने बहुत बाहर की दुनिया को देखा नहीं है, तो उनको ये लगता है कि कॉलेज में तो ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है जो खराब है, बदमाश है, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो उनके मन में भी आता है कि हम अच्छे रहकर क्या कर लिए। तो उनमें से कुछ बच्चे गलत लाइन में उन्हीं के प्रभाव में आके फिसल जाते हैं और उनसे भी ज़्यादा खराब होने की कोशिश करते हैं। घर से पैसा मिल रहा है, अब गांव के रहने वाले हैं, पिता खेती कर रहे हैं, पिता खेती में से जो खेती में पैदावार हो सके इतनी, या खेती के पैदावार का इतना मूल्य मिल सके, बच्चे को कोई हॉस्टल में रख के पढ़ा सके। किसान की ऐसी स्थिति नहीं है हमारे देश में। क्यों? कि जो उपज है किसी किसान की, उसका मूल्य बहुत कम है। जब कई बार वातावरण अच्छा होता है, मौसम अनुकूल होता है, तो बम्पर क्रॉप हो जाती है और फिर उसका मूल्य चौथाई भी नहीं मिलता। जैसे इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास ज़्यादातर लहसुन की फसल होती है और पिछले 15-20 दिन से लहसुन की खुदाई, जैसे प्याज होती है जमीन में, ऐसे लहसुन होता है, वहाँ लहसुन बहुत बोया जाता है और लहसुन 40-50 रुपए किलो तक बिकता है आमतौर पे। परंतु इस समय लहसुन का भाव मंडियों में क्या है मालूम है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किसान खोद कर बोरी में भरकर मंडी में ले जाए, 1 रुपए किलो का भी भाव नहीं मिल रहा है। पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई, जितनी हमारी जरूरत है, अगर उसका 20% ज़्यादा पैदावार हो जाए तो मूल्य आधा रह जाता है और यदि पैदावार दुगनी हो जाए तो मूल्य 20% रह जाता है। क्योंकि मांग और पूर्ति के नियम है वहाँ, तो बाजार में तो मांग और पूर्ति से तय होता है। तो किसान की पैदावार का उपज इतनी नहीं है, कोई आदमी खेती करे और वो 20-50 एकड़ का भी जमींदार हो और अपने बच्चे को शहर में रखकर हॉस्टल में पढ़ा सके। हॉस्टल में शहर में रखकर शहर में नौकरी करने वाले, कंपनियों में नौकरी करने वाले, IT फील्ड में नौकरी करने वाले, घर को किस्तों पे, फ्लैट को किराए पर उसकी किस्त चुकाने वाले, स्कूलों की फीस चुकाने वाले पेरेंट्स कैसा पढ़ा रहे हैं? आप भी जानते हैं अपने पेरेंट्स को कि वो अपने खर्चे कैसे कम करते हैं। आप लोगों की स्कूल की फीस भरते हैं और केवल स्कूल की फीस नहीं, आज तो कोचिंग की भी भरनी पड़ती है। हर बच्चा कोचिंग में है ही, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बचा होगा। और आप भी जानते हैं हम ये चाहते रहे क्योंकि हम बिना ट्यूशन के पढ़े हैं। ट्यूशन का जमाना नहीं था, आज बिना ट्यूशन के कोई बच्चा नहीं मिलेगा, तो पेरेंट्स पर दुगना बोझ पड़ गया है। स्कूल की फीस चुकानी है, कोचिंग की भी भरनी है और कोचिंग में जाने वाले बच्चे जो सेल्फ सेंटर्ड है वो अपना टाइम पढ़ाई के अलावा और बातों में ज़्यादा जाया करते हैं। गप्पबाजी में करते हैं या नहीं? तो उसके लिए वातावरण कैसे आया, इसको बोलते हैं रिवोल्ट वाला रिवोल्यूशन। और प्यारे बच्चों, फिर 19 से लेकर 25 साल तक की एज, अब जो ये स्वानुशासन है ये तो ऐसा ही रहेगा। गलत होने पर ये जो विद्रोह है ये युद्ध की तरफ चला जाता है। तू नहीं या मैं नहीं, जो 19 से 25 साल की एज वाले हैं वो युद्ध की स्थिति में चले जाएंगे। ऐसे हथियार उनको चलाना, इल्लीगल पिस्टल, चाकू, छुरे, यानी वो युद्ध विद्रोह से बदलकर कहां पहुंच गए? अब देखिए, इसके बाद 25 से और 32 की एज यहां आकर फिर चेंज आता है। 25
25 से 32 की आयु में चेंज फिर आता है। क्यों आता है? कि उनमें से कुछ बच्चों की सर्विस लग जाती है, कुछों की शादी हो जाती है, कुछों के एक आध बच्चा हो जाता है। तब वो ये महसूस करते हैं कि जैसे आज हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, पैसे को काट काट कर गुजारा कर रहे हैं, कभी हमारे माता पिता ने भी हमारे लिए ऐसा ही किया होगा। जो इस एज में चले गए मनमानी में और उसमें, वो पेरेंट्स को यहाँ स्वीकार कर लेते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इस एज में आज्ञा पालन तक के टाइम में 8-10 साल का बच्चा जो है ना, उसके लिए पूछो दुनिया में सबसे अच्छा फादर कौन? मेरा फादर। तो वो फिर से ये स्वीकार कर लेता है कि हमारे माता पिता ने हमको पालने पोसने में बहुत खर्चा किया है, और वो माता पिता की जो इस एज में रेस्पेक्ट घट गई थी, वो दोबारा से बढ़ने लगती है। ऐसा होता है या नहीं? होता है। तो ये गुड पेरेंटिंग और गुड टीचर, ये टॉपिक आप लोगों के आगे रखा है। इसमें द्रोह, विद्रोह, युद्ध, ये नेगेटिव है। और इसको आप क्या कहेंगे? इस एज में 25 से 32 आने में लगभग 80% बच्चों में फिर से सुधार आता है। और जो ज्यादा ही खराब हो गए उनका तो कहते नहीं। इससे पहले 20-80 का अनुपात आपने देखा, वो कैसा हुआ। और प्यारे बच्चों, यहाँ तक है कि आप पहली क्लास से लेकर, आपको याद होगा, आप स्टूडेंट थे। कैसे स्टूडेंट थे ये भी आप जानते हैं, आपके मार्क्स कैसे आए ये भी आप जानते हैं। नॉर्मली ये होता है, हर क्लास में 40 बच्चे हैं, 5% बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, यानी 2 बच्चे, वो 100% मार्क्स वाले होते हैं। उन्हें कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और 5% ही बच्चे, 1 या 2, बहुत डल होते हैं, बहुत डल। इतने ही होते, इससे ज्यादा नहीं होते। अब बाकी बचे कितने? 90% वो एवरेज होते हैं, वो बीच के होते हैं। वो ठीक ठाक पढ़े तो 70-80% नंबर ले आएंगे, लापरवाही करें तो 40-50% में एक आध सब्जेक्ट में प्रमोट होकर पास हो जाते हैं। इन्हें एवरेज बोलते हैं। पढ़ाई में जी लगेगा, मेहनत करेंगे, कभी पेरेंट्स के डांटने पर, कभी टीचर के डांटने पर, तो 70-80% भी नंबर ले आएंगे। तो ये जो बीच वाले हैं, ये क्या करते हैं, जब इनको पढ़ाई में किसी अच्छे हेल्प की जरूरत पड़ती है, नोट्स वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है, तो जो 5% इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी तरफ को छूटते हैं। यह तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा, तुम्हारी कॉपी वगैरह अच्छी है, मैडम हमेशा आपकी तारीफ करती है, और मेरे ये नोट्स छूट गए हैं, आप एक दिन की ये छुट्टी बीच में पड़ रही है, संडे आ रहा है, मुझे अपनी नोटबुक दे दो, कॉपी दे दो, मैं आपकी कॉपी करके नोट्स उतार के आपको मंडे को लौटा दूंगा। जब अच्छे दोस्ती बना लेते हैं तो ऐसे बच्चे उनको दे देते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, ना अपनी कॉपी को प्रॉपर रखते हैं और दूसरे के अच्छे बच्चे की कॉपी को भी खराब कर देते हैं। कई बार वो कॉपी गायब हो गई, उसके पन्ने फट गए, यानी 5-10% ऐसी भी घटनाएं आ जाती हैं, क्योंकि बाई नेचर तो वो शरारती थे ही, और उनके घर का वातावरण उनकी जानकारी में नहीं है। कई बार उनकी कॉपी कहीं पानी में भीग गई, अपनी भीगी तो भीगी, कभी किसी दोस्त के लिए आए तो भीग गई, यहाँ तक भी हो जाता है। तो फिर अब ऐसे बच्चे जो बीच के हैं, उनको जो क्लास में डन बच्चे हैं, आवारा हैं, खास तौर से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको परिवार में पैसा पर्याप्त मिल रहा है, जिनके मदर फादर कहीं या तो नौकरी में है, या उनका घर में रहने का टाइम कम मिलता है, या उनके पास में कहीं 2 नंबर का पैसा आ रहा है। मान लो किसी का पापा पुलिस में है, पापा रात के 3 बजे आता है ड्यूटी से, क्योंकि 3 बजे तक गश्त में ड्यूटी है,
और पुलिस वालों के पास में कितने पैसे वो लेकर गए और कितने रात को लौटते टाइम पैंट की जेब में है, ये उन्हें होता नहीं है पता, वो गिनते नहीं है, क्योंकि कई बार पैसे वैसे भी आते जाते रहते हैं। तो पुलिस वालों की पैंट उतार कर टाक दी गई। सुबह को जब वो सोकर उठेंगे 8 बजे, उतने ही पैसे मिलेंगे, इसकी गारंटी है? कई बार तो बच्चे की मम्मी पैसा निकाल लेती है, कई बार बच्चा भी देखता है कि मम्मी ने पैसे निकाले, पापा को तो पता नहीं है कितने हैं, कई बार बच्चा भी निकाल लेता है और उस पैसे को कहीं अनाप शनाप खर्चों में, गलत आदतों में खर्च कर देता है। ऐसा होता है या नहीं? क्योंकि इस तरह के द्रोह विद्रोह वाले बच्चे इस तरह का भी साधनों का मिसयूज करते हैं। आप जांच लीजिएगा, सारी बात को वैसा ही मत मानिएगा। और इसमें होता ये है, जो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलते। वो उन्होंने तय कर लिया कि हमको तो 95% से ऊपर मार्क्स लाने हैं और हमको तो सर्विस में IIT में टॉप लेवल पर जाना है, हमको तो सर्विस में IPS में जाना है, IAS में जाना है, या कहीं अच्छे किसी और विदेश में जाना है। तो वो खूब मेहनत करते हैं और क्योंकि उनको पैसे का महत्व बताया है पेरेंट्स ने उनको अच्छा काबिल बनाने के लिए पैसे खर्च किए हैं, हॉस्टल में रखा है और 20% बच्चे हॉस्टल में रहकर भी ठीक ठाक बचे रह जाते हैं। उनमें कुछ बच्चे 10% बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, विदेश वगैरह में सेटल हो जाते हैं, मगर उनको पैसे की वैल्यू का पता है, संबंध की वैल्यू उनसे मिस हो गई है। तो वो कहीं विदेश में सेटल हो गए, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। अब पेरेंट्स परिवार में राजी खुशी के लिए बुलाते हैं, 2 साल में 3 साल में एक बार आ जाओ, शुरू में आ भी जाते हैं। धीरे धीरे पेरेंट्स ओल्ड पर्सन हो जाते हैं। अब ओल्ड पर्सन अपने घर में रहे और आजकल सिंगल फैमिली होती जा रही है, तो बूढ़े माता पिता घर में रहे, नौकरों के सहारे रहे, वो पैसा भेज देते हैं। फिर वो आते नहीं है क्योंकि उनकी भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, उनको देखें या अपने माता पिता को देखें, तो वो पैसा भेज देते हैं। और किसी भी टाइम माता पिता की डेथ होने पर उन्हें आने का भी टाइम कई बार ऐसी घटनाएं आती है, नहीं मिलता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि किसी वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को रख देते हैं कि भाई अपना 400 गज के प्लॉट में आपका मकान बना हुआ है, आप बूढ़े हो गए, नौकर चाकर का आजकल भरोसा नहीं है, तो किसी वृद्धाश्रम में रह लो, घर को बेच दो। और घर को बेचकर बेटा या बेटी पैसा ले जाती है और माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। और माता पिता को वृद्धाश्रम में अपने जैसे ही बुजुर्ग मिल जाते हैं, उनके बीच में टाइम कट जाता है। तो वो घर में अकेले रहने से वृद्धाश्रम में रहना अच्छा समझते हैं। और बच्चों को पैसे की वैल्यू पता थी, उन्होंने 1000 में से 1-2 ही करते होंगे, मगर बदनाम तो सब हो जाते हैं कि देखो बच्चों को इतना काबिल बनाया, उन पर पैसा लगाया और पढ़ लिख कर वो केवल सेल्फ सेंटर्ड ही होकर रह गए। अपने ही बच्चे और अपने ही परिवार तक सीमित है, माता पिता को देखने का, उनका हालचाल लेने का भी टाइम नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं प्यारे बच्चों, अब मैं जो कह रहा हूँ कि एक बच्चा जब वो 8-10 साल का था, जिस समय वो स्कूल का काम कर रहा था, होमवर्क कर रहा था, होमवर्क के साथ साथ उसको संबंधों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, दी जानी जरूरी थी। घर में कोई गेस्ट आता है, कोई रिलेटिव आता है, बच्चे का उससे इंट्रोडक्शन कराया जाना चाहिए ताकि वो संबंध के महत्व को समझे और संबंध में डिलीवरी क्या करनी है भावों का। भाई उसकी आवश्यकता क्या है, पानी उठा के दे दिया, चाय उठा के दे दी, उनसे बातचीत कर ली, नमस्ते कर दिया, वो भी कहेंगे देखो भाई तुम्हारा बच्चा बहुत काबिल है, पैर छूटता है।
वो कहेंगे बच्चा तुमने बहुत अच्छे संस्कार दिए। और कई बार क्या होता है कि मेहमान आ गए और माता पिता ये चाह रहे हैं कि मेहमान रेस्पेक्टेड है हमारे और हमारा बच्चा इनके पैर छू ले, तो वो मेहमान के सामने कहते हैं पैर छू लो, और बच्चा पैर नहीं छूता। ऐसा देखा है कि बच्चे को पता ही नहीं है पैर क्यों छूने चाहिए, उसको ये सिखाया ही नहीं गया है। तो आधे % ऐसे मामले भी होते हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं और बच्चा पैर नहीं छू रहा है क्योंकि उसको ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। तो ये ऐसे टाइम पर पेरेंट्स की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। तो ये सारा कुछ देखने में आता है, इसका अभाव है कि टाइम पर उनको सही विचार और सही भाव का प्रोडक्शन हो, उसके लिए वैसी शिक्षा, वैसे संस्कार और वैसा वातावरण दिया जाए। ये उद्देश्य है गुड टीचर गुड पेरेंटिंग का। देखिए पशु पक्षी अंडा देते हैं, उस अंडे से उनका बच्चा निकलना है, उन्हें पता है, और अंडा देने के बाद उस अंडे पर कुछ देर के लिए बैठते हैं ताकि वो अपनी गर्मी उसे दे सके, अंडे में प्रोटेक्शन प्रॉपर हो, उसको बोलते हैं अंडे को सेना, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो उससे अंडे के अंदर जो जीव है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। और कई बार साइंस लेबोरेटरी में बायो के स्टूडेंट के सामने ऐसा अंडा दिखाया जाता है, देखो भाई अब ये अंडा इतना डेवलप हो गया है कि उसके अंदर का जो पक्षी है वो अपने प्रयास से उस अंडे को खुद फोड़ेगा और अंडा एक तरह से फूटना शुरू होगा, सामने देखते देखते, और अंडा बिखर जाएगा फूटकर, उससे पक्षी निकलेगा। ऐसा लाइब्रेरी में अगर मेडिकल वगैरह में पढ़ने वाले बच्चों को ये दिखाया जाता है। और अगर किसी बच्चे के मन में दया आ जाए कि देखो कोशिश तो कर रहा है बेचारा ये पक्षी, पर छोटा है अभी, तो मैं अंडा फोड़ दूं, और कई बार कोई फोड़ भी देता है, तो उसको फोड़ने से उस पक्षी में जो एफर्ट किया जाना था बाहर निकलने के लिए, उसमें कोई फिजिकल वीकनेस रह जाती है। ऐसा होता है या नहीं? होता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रोटेक्शन है, ये पेरेंटिंग है। और तो और जिराफ देखा है आपने? जिराफ कितनी हाइट होती है? लगभग 12-15 फीट तक की हाइट होती है। और जिराफ मादा जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा लगभग 10-12 फुट नीचे जमीन पर गिरता है। उसका जमीन पर गिरना, उस बच्चे के जमीन कहीं ऊंची नीची ना हो, कंकरीली पथरीली ना हो, समतल भूमि हो, तो उस बच्चे के आगे के प्रोटेक्शन के लिए वो एक अच्छा संस्कार है, क्योंकि बच्चा तो गिरेगा, वो बैठ तो सकती नहीं मादा जिराफ पर। फिर वो बच्चा, जितने भी पशु हैं सबके बच्चे 10-20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक अपने आप अपने पैरों पर खड़े होने योग्य हो जाते हैं। और फिर उनका मुंह जहां माता के स्तन है दूध पीने के लिए वहां पहुंच जाता है। उनको एक तरह से परंपरा से इतना ज्ञान है, क्योंकि भूख लगती है तो फिर वो, और कोई भी पशु वो सिर्फ ये करेगा कि जहां तक बच्चे का मुंह पहुंचा है उसके पास घूम के आ जाएगी कि वो उसके थन से दूध पी ले। और अब मैंने बताया जिराफ का बच्चा छोटा है और जिराफ की हाइट है 10-12 फुट की, तो जिराफ क्या करेगा? बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो आगे के जो पैर हैं वो जानवरों के हाथ समझिए, वो पीछे को हटेगा और आगे के पैर से उस जन्म लिए हुए बच्चे में पैर से ठोकर मारेगा। जैसे फुटबॉल में लात मारते हैं इस तरह से मारेगा ताकि उसमें हरकत हो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और नॉर्मल वे में 99%
जीव जो है अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद सबका मुंह इतना होता है, पशु की हाइट इतनी होती है कि सबका मुंह स्वाभाविक रूप से उसके स्तन तक पहुंच जाए। तो जिराफ के बच्चे का जब नहीं कोई हरकत आती है तो जिराफ पैर से भी मारती है माता। ये है पेरेंटिंग गुड। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने ये गुड टीचिंग और गुड पेरेंटिंग का रखा है। अब इन सबको समझने का उद्देश्य केवल इतना है कि भाई आप अपने गोद को ठीक से पहचान लें। आप अगर आपका एकेडमिक कैरियर है तो वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पर, और एजुकेशन की भावी जो भी योजनाएं हैं, फ्यूचर की प्लानिंग है, वो डिपेंड करती हैं 12th के परसेंटेज मार्क्स पर। क्लियर करती हैं या नहीं? तो इसमें और क्षमता में, क्योंकि हमने बताया है कि क्षमता हर बच्चे में है। कैसी है? वो न्याय का याचक है। योग्यता कैसी है? वो सही कार्य व्यवहार कर सके, ये इम्प्रूव हो सकती है। और पात्रता कितनी है कि वो सत्य को समझ जाए। तो इन तीनों का गुड यूज करते हुए, रिलेशन का गुड यूज करते हुए बैड यूज ना किया जाए। रेड पेन से लिखा है ये, ठीक है ना? तो गुड यूज करते हुए कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, ये हमारे संस्कार हैं। और यदि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फियर ऑटोमेटिक होगा। ये एक चीज घटती है एक बढ़ती है, दोनों एक साथ बढ़े ये पॉसिबल नहीं है। तो फियर को कोई नहीं चाहता, बैड न्यूज को कोई नहीं चाहता, इसलिए इन्हें रेड पेन से लिखा हुआ था। तो अपने लक्ष्य को पहचानिए, लक्ष्य को ठीक अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करिए और लक्ष्य को अचीव करिए। बाकी सारा वातावरण, सारी सिस्टम आपको कोऑपरेट करे, आपको सपोर्ट करे, ऐसा बना हुआ है या नहीं? आपको कॉन्फिडेंस है रिलेशन पर, तो फिर अपने गोल को आप निश्चित रूप से अचीव करेंगे। और नहीं तो कितने मिनट और क्लास में? 5 मिनट। तो अब ये रिकॉर्डिंग बंद करो।